स्टेम पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वो क्षेत्र जो किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। ये 5 क्षेत्र हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और जीवन को समझने का तरीका, विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाना और डिजाइन करने का तरीका, नई खोजें, नई तकनीक, नई दवाइयां जो देश और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। गुफाएं सिर्फ अंधेरे और चुप्पी की जगह नहीं है, वो धरती की धीमी लेकिन सटीक कहानी सुनाती हैं, बूंद बूंद जमकर। तो अगली बार जब आप किसी गुफा में जाएं तो ऊपर सिर उठाकर जरूर देखिए। वहां प्रकृति चुपचाप कुछ गढ़ रही होती है, बेहद खूबसूरत और बेहद पुराना। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के भीतर छुपी गुफाएं केवल अंधेरे और चुप्पी से भरी नहीं होती, बल्कि वहां हर बूंद चुपचाप एक कला रच रही होती है। क्या आप कभी ऐसी गुफा में गए हैं जहां छत से कुछ चट्टानें लटक रही हो? क्या आपको पता है, ये कोई जादू नहीं बल्कि धरती और पानी की धीमी धीमी मेहनत का कमाल है। एक अंधेरी गुफा में चारों तरफ सन्नाटा होता है, ऊपर से टपकती पानी की बूंदें और नीचे पत्थर जैसे उगते हुए स्तंभ। ये सिर्फ गुफा है, लेकिन असल में ये धरती का टाइम मशीन है। गुफाओं में बनने वाले अद्भुत जमाव को केव डिपॉजिट्स कहते हैं। ये सिर्फ चट्टाने नहीं, ये है धरती के डायरी के पन्ने जो बूंद बूंद से लिखे जाते हैं। केव डिपॉजिट्स को वैज्ञानिक स्पीलियोथेम्स भी कहते हैं। क्लाइमेट चेंज के इतिहास को समझने में, पुराने मौसम यानी पैलियो क्लाइमेट के अध्ययन में, गुफाओं की उम्र बताने में केव डिपॉजिट्स का उपयोग किया जाता है। आज हम चलेंगे धरती के उन अंधेरे गलियारों में जहां चुपचाप समय टपकता है, जहां हर एक बूंद हजारों साल की कहानी बन जाती है। तो चलिए उतरते हैं गुफाओं की गहराइयों में, जहां विज्ञान और प्राकृतिक मिलकर गढ़ते हैं चमत्कार। कैसे बनते हैं स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स, कैसे पानी और समय मिलकर चट्टानों को कलाकृत बना देते हैं, और कैसे ये जमाव हमें हजारों साल पुरानी जलवायु और धरती के इतिहास की जानकारी देते हैं। ये सब जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में साइंटिस्ट डी के पद पे कार्यरत डॉक्टर सोमदत्त। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर सोमदत्त के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर सोमदत्त है। मैं यहाँ साइंटिस्ट डी वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में दिसंबर 2014 से अभी तक कार्यरत हूँ, और मैंने 2014 दिसंबर में एज ए साइंटिस्ट बी यहाँ पर ज्वाइन किया था। तो आज साइंटिस्ट डी हूँ, और मेरा जो मैंने पीएचडी किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून से। काम वाडिया इंस्टीट्यूट में कर रहा था, दोनों का क्योंकि एमओयू था तो डिग्री हमें वहाँ से मिली है और काम हमने वाडिया इंस्टीट्यूट में किया है। और हमारा जो मेन रिसर्च का टॉपिक है या शोध का जो विषय है वो है मेनली केव डिपॉजिट और उनके थ्रू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, जलवायु परिवर्तन, उसके कारण और जलवायु परिवर्तन के से होने वाले कल्चरल चेंजेस के बारे में हमने अपनी पीएचडी और उसके बाद में शोध कार्य किया है। तो केव डिपॉजिट में सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। जो चूना पत्थर की जो गुफाएं होती हैं, आप सभी को पता होगा उस बारे में। जो चूना पत्थर की गुफाएं होती हैं, तो जैसे ही वर्षा होती है तो वर्षा का पानी सोइल जोन में आता है। सोइल जोन में क्योंकि बहुत सारी रूट और रूटलेट्स होती हैं, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके कारण से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके एक हल्का अम्लीय कार्बनिक एसिड बनाते हैं। वो फर्दर रिएक्ट करता है चूना पत्थर की चट्टानों से, और वो जब और उससे ज़्यादा नीचे आता है और गुफाओं में पहुंचता है, गुफाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो CO2 की डीगैसिंग की वजह से तो जो वहाँ पर चूना पत्थर की चट्टानों से चूना घुला था पानी में, वो यहाँ आकर प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। उनमें से कुछ एक को हम, अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करती है उनको हम स्टैलेग्माइट कहते हैं, ऊपर से सीलिंग से नीचे की तरफ ग्रो करती है उनको स्टैलेक्टाइट कहते हैं। और ये क्या करती हैं कि जिस पर इनकी संरचना के दौरान जब वर्षा का जो भी परिस्थिति हो उसको ये अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेती हैं।
उसके लिए अलग अलग माध्यम हम लोग यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन आइसोटोप यूज़ करते हैं, एलिमेंटल रेशियोज अलग अलग टाइप के यूज़ करते हैं, और उसकी जो संरचना में विभिन्न फैब्रिक्स बनते हैं बनने के दौरान उनकी स्टडी से भी हम उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे वर्षा की स्थिति क्या रही होगी, उसके बाद में कम हुई या ज़्यादा हुई, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो पीएचडी के दौरान मैंने पिछले 1000 साल में पूर्वोत्तर भारत में पर्यावरण में क्या जलवायु में क्या क्या परिवर्तन आए थे उनके ऊपर अध्ययन किया था। उनमें हमने सूक्ष्म उसमें बता देता हूँ थोड़ा सा 2-3 पॉइंट में कि पिछले 1000 साल में जो चेंजेज आए उनमें से जो एक पॉइंट था लिटिल आइस एज, जिसको नॉर्मली उससे पहले ये माना जाता था कि ये एक सिंगुलर इवेंट था जो कोल्ड एरिड इवेंट था, लेकिन उसमें हम लोगों ने बताया कि इसमें भी मल्टीपल फेजेस थे। इसमें 3 फेजेज आए थे। पहले फेज में कम वर्षा हो रही थी, दूसरे में ज़्यादा हो रही थी, और तीसरे फेज में फिर से कम वर्षा हो रही थी। और उसका कारण हम लोगों ने जोड़ा था कि जो सोलर सन स्पॉट साइकिल, जो सन स्पॉट थे उस टाइम के दौरान उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी। उसके कारण से यहाँ पर क्योंकि जलवायु तापमान में कमी आई, उसके कारण से ही हमारे यहाँ पे वर्षा पे कमी आई। ये हम लोगों का शोध कार्य पीएचडी के दौरान किया था। उसके बाद में भी हम लोगों ने इसी कार्य को कंटिन्यू किया है। हमने काल बदले हैं, जैसे पिछले 10,000 साल में या उससे भी पहले किस प्रकार की वर्षा की परिस्थितियाँ हो रही हैं। पहले हम पूर्वोत्तर भारत में काम करते थे, अभी उत्तराखंड और इन एरियाज़ में भी हम लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर सोमदत्त ने हमें बताया कि उनकी स्टडी का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है और क्या क्या बेनिफिट हैं, और साथ ही साइंस कम्युनिटी और इंडिया के लिए ये कितनी यूजफुल है। मैं इसको थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा। जैसे आजकल चल रहा है मशीन लर्निंग, बिग डाटा, तो हम लोग यकीन करते हैं कि जो जो प्रक्रियाएं पहले काम कर रही थी वही आज कर रही हैं और भविष्य में भी वही करेंगी। हर एक उसका एक चक्र होता है। तो कोई 20 साल का 22 साल का चक्र है, कोई 11 साल का चक्र है, कोई 1500 साल का चक्र है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि पहले किस तरह से क्योंकि हमारे पास डाटा 150 ईयर्स का अवेलेबल है, मीटरोलॉजिकल डाटा, तो उससे अगर बड़े चक्र हैं उनको समझने के लिए हम पीछे जाना पड़ेगा। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेलियो क्लाइमेट का स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि वही प्रोसेसेस फ्यूचर में भी काम करेंगे, वही कारण फ्यूचर में भी काम करेंगे। तो हम जितना ज़्यादा पेलियो क्लाइमेट का डाटा प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही हमारी ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी और फोरकास्ट बहुत अच्छा होगा। तो हम और जो आजकल मॉडर्न मीटरोलॉजिकल डाटा पे काम कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो 150 ईयर 170 ईयर्स पे काम करते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को पिछले काल में देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर किस किस तरह के परिवर्तन आए थे और उनके कारण क्या थे। अब होता यह है कि हमने मान लिया कि 150 साल में या 1000 साल में कोई परिवर्तन देख लिया, हम वहाँ तक नहीं रुक सकते, क्योंकि ये जो कारण होते हैं इनके प्रभाव भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ना ही वो मोनोटोनस होते हैं, ना ही वो यूनिफॉर्म होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है, और ना ही वो सिंक्रोनस होते हैं। अभी एक उदाहरण मैं दूं तो हम लोगों ने 4.2 किलो ईयर पे काम किया, इवेंट पे काम किया था, जिसको माना जाता है कि जिसके कारण से जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसका विस्थापन हुआ था। लेकिन जब हमने उसी काल में स्टडी की नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पूर्वोत्तर भारत में, तो वहाँ पर हम लोगों को वो इवेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिला। वो 200 साल का एक छोटा सा इवेंट था, और 200 साल में भी बहुत छोटे छोटे उसमें इवेंट ऐसे कहे जा सकते हैं जिनमें कम वर्षा के काल थे। तो इससे हमें पता चलता है कि हम एक जैसे इवेंट को पूरे उसमें यूनिफॉर्म उसमें नहीं ले सकते। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का हमारे हिंदुस्तान में भी अलग अलग उस पर प्रभाव होता है। अब इसका भारत में और भारत से में रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला, जैसे हमने बताया कि भारत में जितना ज़्यादा हम लोग डाटा प्रोड्यूस करेंगे उसके कारण और प्रभाव जानने में हमें आसानी होगी। वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारी दो चीज़ों को। एक तो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है डायरेक्ट मानसून पे या फिर मानसून फेड ग्राउंड वाटर पे। दूसरा, जो हमारे हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्सेज है, चाहे वो ग्लेशियर कह लीजिए, झीलें कह लीजिए या कुछ भी, वो भी कहीं ना कहीं इसी से लिंक्ड हैं। जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन आएगा उसी तरह से अगर यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, ग्लेशियर सिकुड़ जाएंगे, झीलें सिकुड़ जाएंगी, और जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, तो हम लोगों को अगर भविष्य में अपनी हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्सेज को किस तरह से सस्टेनेबल बनाना है, वो हम तभी कर पाएंगे जब हमें पुराने टाइम में क्या हुआ, उसके कारण क्या रहे, क्या प्रभाव रहे, उस जानकारी के बाद हमें आसानी रहेगी ये सब करने में, अपने आप को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने में। आगे डॉक्टर सोमदत्त ने हमें उनके रिसर्च का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिनेरियो बताया। फ्यूचर में हम काम इसके साथ एक एस्पेक्ट और जोड़ देना चाह रहे हैं।
इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्सेज इन रिसेंट टाइम। तो उसमें हम 2-3 चीज़ें लेंगे। एक तो क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है, उसमें जनसंख्या का भी एक एस्पेक्ट लेके, जनसंख्या और लैंड यूज, लैंड कवर में चेंजेस, इन तीनों एस्पेक्ट को लेके हम सस्टेनेबिलिटी कैसे रहेगी हिमालयन रीजन्स में, क्योंकि हम लोगों ने नए सिटी भी बसाने हैं, वहाँ जनसंख्या वैसे भी बढ़ रही है या टूरिज्म बढ़ रहा है, तो किस एरिया को, कौन सा एरिया कितनी पॉपुलेशन एकोमोडेट कर सकता है, वहाँ के जो हाइड्रोलॉजिकल या ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो कितने टाइम तक चल पाएंगे, इन एरियाज़ पे हम लोग थोड़ा और ज़्यादा फोकस करेंगे। सर 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों से हम लोग सीखते हैं। एक हो गया हम लोग लगातार क्योंकि पढ़ते रहते हैं तो रिसर्च पेपर हो गए, एक तो हम उन लोगों से सीखते हैं कि कहाँ कहाँ पर काम हो रहा है, कहाँ कहाँ पर काम बाकी है। दूसरा, हमें समाज और देश में जो परिस्थितियाँ हैं उनको भी हमें ध्यान में रखते हुए अपनी रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने पड़ते हैं और करने चाहिए। तो एक हो गया एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा देश समाज को किस समय पे किस तरह की हम लोगों की आवश्यकता है, किस, जैसे मैंने बताया कि हम लोग काम करना चाहते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्स और सस्टेनेबिलिटी में, क्योंकि मुझे लगता है कि इन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्लैश फ्लड और इस तरह के इवेंट बढ़ रहे हैं, हीट वेव का इवेंट बढ़ रहे हैं, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो गई है, तो हम लोग थोड़ा सा इस एस्पेक्ट पे, क्योंकि हमें लगता है कि इसकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस तरह से हम 2 एस्पेक्टों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिसर्च प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई कर। इसमें भी मेरे वही 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक, अगर हम बुद्धिमत्ता और उसकी स्तर की बात करें तो हम लोग किसी से कम नहीं है, हम लोग अपने आप को एट पार पाते हैं, किसी से भी हम कंपेयर कर सकते हैं पूरी दुनिया में। दूसरा ये है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स और अपने देश की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, हमें अपने देश की प्रॉब्लम और अपनी समृद्धि के लिए काम करना है। तो इससे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को कंपेयर करना भी नहीं चाहिए इस तरह की अपने उसके लिए। हम लोग जितने ज़्यादा गहनता से अपने देश को समझें, जितनी ज़्यादा उत्साह के साथ अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके अपने लोगों की चाहे वो रोज़गार हो या फिर यहाँ की लिविंग कंडीशन सुधारने के लिए कोई भी अगर हम काम कर सकते हैं, उस तरह से हम लोगों को करना चाहिए। इस पॉडकास्ट में आगे हम डॉक्टर सोमदत्त की अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। जो रिसर्च पेपर की आप बात करें तो जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स, क्वार्टनरी रिसर्च रिव्यू, नेचर कम्युनिकेशन, पेलियो 3 में कई सारे पेपर हैं हम लोगों के, बहुत सारे पेपर हम लोगों ने पूरे ग्रुप ने अच्छे रिसर्च उसमें छापे हैं और वो हाईली साइटेड भी हैं, बहुत अच्छी जगह से हर जगह साइट कर रहे हैं बड़े। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसी तरह के और भी इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए। हम लोग एज ए इंस्टीट्यूट भी इस तरह की आउटरीच एक्टिविटी को बहुत प्रमोट करते हैं, चाहे वो बाहर से बच्चों को ट्रेनिंग कराना हो, यहाँ के आसपास के स्टूडेंट को बुला के उनको रिसर्च के बारे में मोटिवेट करने से लेकर उनको कटिंग एज रिसर्च या हाल के दिनों में जो रिसर्च हो रही है उसकी जानकारी देना, हम लोग भी इस तरह के बहुत सारे करते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। स्टेम पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को उत्प्रेरित और समर्थन दिया है भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। प्रोग्राम को प्रोड्यूस मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने किया है तथा तकनीकी सहयोग जयंतिका त्रिपाठी द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए, अलविदा।